हिंद दोस्तों, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं, जिसका नाम है मौर्य वंश। तो आप सभी लोग आज एक नए वंश से रूबरू होने चल रहे हैं, मौर्य वंश। तो जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपसे बताया था कि किसी भी वंश की जानकारी के लिए हमें दो प्रमाण की जरूरत पड़ती है, एक साहित्यिक स्रोत की और एक पुरातात्विक स्रोत की। तो मौर्य वंश को जानने के लिए हमारे पास वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हम उस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग भी साथ में हमारे लिखते चलिएगा। एक है आपका साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक, साहित्यिक स्रोत का मतलब है जिसमें चीजें लिखी गई हों। पुरातात्विक का मतलब खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हों, जो स्मारक हों, जो मूर्तियां हों, जो मुद्राएं हों, वो सारी चीजें। ठीक, अब साहित्यिक स्रोत में दो तरह के हैं। एक इसमें आ जाएगा धार्मिक ग्रंथ और गैर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ और गैर धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ में आपका इसमें जैसे दीपवंश, महावंश, और कुछ जैन ग्रंथ हैं, जहां से हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, धर्म से जुड़ा है। गैर धार्मिक में आप अर्थशास्त्र देख सकते हैं। अर्थशास्त्र जिसकी रचना आचार्य चाणक्य ने किया था, जिनका एक नाम कौटिल्य है और इनका मूल नाम क्या है, विष्णुगुप्त। ठीक, दूसरा इंडिका देख सकते हैं। मुद्रा राक्षस देख लीजिए, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा है आपका इंडिका, और इंडिका की रचना किसने किया था, मेगस्थनीज ने किया था। और मेगस्थनीज है कौन, ये सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसके बाद मुद्रा राक्षस, और उसके बाद इंडिका। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत में। अब पुरातात्विक स्रोत की अगर बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोत में भी कई हैं, जैसे मुद्रा हो गया, मुद्रा हो गया, जैसे अभिलेख हो गया, अभिलेख हो गया, जैसे स्तूप हो गया, जैसे चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त मौर्य का महल। और उसके बाद स्तूप हो गया, स्तूप हो गया। अब मुद्रा में, मुद्रा में आहत मुद्रा थी, आहत मुद्रा है, ठीक है। अभिलेख की अगर बात करें तो अभिलेख दो लोगों के हैं, दो लोगों के हैं। एक है चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख, और एक है अशोक का अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख, एक है अशोक का अभिलेख। और चंद्रगुप्त मौर्य के महल की अगर बात करें तो यह महल कैसा था, लकड़ी का महल था, लकड़ी का महल था। ठीक,
और स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, अशोक द्वारा निर्मित। जैसे कि सांची का स्तूप हो गया ना। हाँ, अब इसके बाद अगर हम अभिलेख में आएंगे तो इनके दो अभिलेख हैं। इनके क्या हैं? दो अभिलेख हैं। कौन कौन से हैं इनके दो अभिलेख? कौन कौन से हैं? एक है महास्थान, महास्थान, और एक है शाहगौरा, शाहगौरा अभिलेख। महास्थान ये बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है, बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है, और शाहगौरा जो है ये गोरखपुर से प्राप्त हुआ है, गोरखपुर। वर्तमान सीएम कहाँ से लड़े थे चुनाव? ज़्यादातर वो वहीं से लड़े थे, है ना, गोरखपुर से ना। अब इसके बाद अशोक की बात की जाए तो अशोक में आपको स्तंभलेख, स्तंभलेख, शिलालेख, शिलालेख और गुहालेख। आज कहाँ रहेगा महल? महल नष्ट हो चुका है। अशोक के अभिलेख तीन प्रकार के हैं, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। अब इसमें भी दो भाग बटेंगे, लघु स्तंभलेख, बृहद स्तंभलेख। लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख। गुहा का मतलब समझते हैं? गुहा, और मैंने लिख दिया गुफा। हाँ, गुफा जो है प्रकृति द्वारा निर्मित होती है और गुहा मानव के द्वारा निर्मित होती है। ऐसा तो कुछ नहीं मिलता जानकारी कि हमारे पास दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में एक धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। धार्मिक का मतलब जिसका धर्म से रिलेशन हो, जैसे दीपवंश, महावंश और जैन ग्रंथ से हमको जानकारी मिलती है। गैर धार्मिक का मतलब जिसका संबंध किसी धर्म से ना हो, जैसे अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? चाणक्य ने किया। उसके बाद मुद्रा राक्षस हो गया और इंडिका हो गया, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने किया था, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में मुद्राएं हो गई। कैसी मुद्रा थी? आहत मुद्रा थी। आहत मतलब चोट कर करके, पीट पीट के बनाया गया, जिसकी कोई खास डिजाइन नहीं थी, ठीक। उसके बाद अभिलेख हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख और अशोक का अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख मिलते हैं, एक मिलता है महास्थान से, दूसरा मिलता है शाहगौरा से। महास्थान कहाँ पर है? बांग्लादेश में। और शाहगौरा कहाँ है? ये गोरखपुर में है। अशोक के तीन प्रकार के अभिलेख मिले हैं, एक मिला है स्तंभलेख, दूसरा शिलालेख और तीसरा गुहालेख। यानी कि जो गुफा बनवाया था इन्होंने, उसमें भी इन्होंने क्या किया था? अपने राजाज्ञा को, अपने आदेश को उसमें लिखवाया था, ठीक है। अब इसमें भी दो भाग बटेंगे, ठीक है ना। लघु स्तंभलेख यानी छोटा स्तंभ, ये जो पत्थर का देख रहे हैं पिलर ना बना हुआ है ना, इसी को बोलते हैं स्तंभ, ठीक। अब इसी पे लिखवा दिया जाएगा, ठीक। तो इसी को बोला जाता था स्तंभलेख। अब इसमें छोटा बड़ा दोनों होता था, तो कहीं पर लघु स्तंभलेख तो कहीं पर बृहद स्तंभलेख। और उसके बाद है शिलालेख। शिलालेख भी दो प्रकार की, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, ठीक है ना। पत्थर का एक चट्टान या टुकड़ा जिस पर चीजें लिख दी गई, ठीक है ना। उसके बाद गुहालेख यानी गुफाओं में भी लिखवा दिया जाता था जहां पर लोग निवास करते थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक ने कुल 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, आगे लिखवाएंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का एक महल है, लकड़ी का महल, ठीक है ना। कहां पर बना था? पाटलिपुत्र में बना था। तो ये भी जानकारी हमको देता है कि मौर्य वंश का एक राजा था जिसने इस महल को बनवाया था। स्तूप से भी हमको जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डायग्राम दिमाग में बनाए रखिएगा, क्योंकि अब इसी को हमको आगे देखना है, ठीक है ना। बन गया। पहले चाणक्य को लिखेंगे कि मेगास्थनीज को? चाणक्य को, तो हेडिंग डालिएगा आचार्य चाणक्य, हेडिंग डालिएगा आचार्य चाणक्य। इनके पिताजी भी पेशे से क्या थे? शिक्षक ही थे, ठीक है ना। और इनके पिताजी का नाम था चणक, उन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा? चाणक्य पड़ा, ठीक है ना। इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है ना। और इनका एक नाम क्या है? कौटिल्य भी है, ठीक। हाँ, चलिए लिख लीजिए इसको जरा सा चाणक्य के बारे में। इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था, इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें अजय अथवा
अजय अथवा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अरे कई नाम था, द्रमिल था, पाक्षिल था, ऐसे करके कई नाम हैं इनके। इन्हें अजय तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये तक्षशिला के आचार्य थे। ये तक्षशिला के आचार्य थे। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें अपना गुरु बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें अपना गुरु बनाया और प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। जिसमें राजनीति अथवा लोक प्रशासन की जानकारी मिलती है। जिसमें राजनीति अथवा लोक प्रशासन की जानकारी मिलती है। हाँ, लोक प्रशासन। जैसे आज के समय में आप देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक होती है, तो इसमें इकोनॉमिक्स से चीजें रिलेटेड होती है ना। तो ये अर्थशास्त्र केवल नाम है, इसका संबंध अर्थव्यवस्था से या इकोनॉमिक्स से नहीं है। इसका संबंध किससे है? राजनीति और लोक प्रशासन से है। ठीक है। आज भारत भले इनकी उपयोगिता कम समझे, लेकिन चाइना, अमेरिका पूरी तरह से इनको फॉलो करता है, आचार्य चाणक्य की नीतियों को। और यही आगे चल करके मैकियावेली ने भी क्या किया था, यही सिद्धांत दिया था, जो सिद्धांत आचार्य चाणक्य, उनको क्या कहा गया? भारत का मैकियावेली। चलो, अब बीच में हेडिंग डालना अर्थशास्त्र। हाँ, अर्थशास्त्र। इसमें भी कई कॉलम बना लेना। कई कॉलम बना लेना। छह ठो बनेगा, बराबर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है, कितने अधिकरण हैं, लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है, अधिकरण कितने हैं, प्रकरण कितने हैं, इसमें श्लोक कितने हैं, और इसका विषय क्या है। तो इसकी भाषा, लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? जिस तरह से आप लोग लिख रहे हैं वही ब्राह्मी लिपि लिख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसी तरीके से बाएं से दाएं। भाषा इसकी कौन सी है? संस्कृत है। अधिकरण इसमें 15 हैं। प्रकरण इसमें 180 हैं। श्लोक इसमें 6000 हैं। और इसका विषय जो है राजनीति एवं लोक प्रशासन है। राजनीति एवं लोक प्रशासन है।
याद करके तुरंत मुझे चाहिए भी, चाहिए। तो इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। भाषा कौन सी है? संस्कृत। कितने अधिकरण हैं? कितने प्रकरण हैं? कितने श्लोक हैं? और विषय क्या है? कम से कम 1000 बार ये पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, जो आचार्य चाणक्य ने लिखा था। तो इसका विषय क्या है? राजनीति, यानी कैसे शासन प्रशासन को संचालित किया जाए। अभी तक भारत के इतिहास में व्यवस्थित ढंग से शासन प्रशासन के रूप में संचालित शासन व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना। एक व्यवस्थित ढंग से पहला ऐसा मौर्य वंश आता है जिसमें विधिवत लिख करके चीजें क्या हुई? संचालित होना शुरू हुआ। ये जो 15 अधिकरण लिखे गए हैं, इसी में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी कि जो आपके सीमावर्ती राज्य हैं उनके साथ कैसी नीति अपनानी चाहिए, जो आपके विपक्ष में ताकतवर राजा है उसके साथ आपको कैसी नीति अपनानी चाहिए, अगर आप कमजोर हैं तो आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे आप क्या हो? मजबूत दिखे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कमजोर हो तो ताकतवर बनने का दिखावा करो। क्या करो? जो जिस सर्प में विष नहीं होता है, अगर वो फन ना काढ़े तो लोग उसको क्या करेंगे? मार डालेंगे। उसके अंदर विष नहीं है, लेकिन अगर वो फन ना काढ़े तो लोग क्या करेंगे? उसको मार डालेंगे। समझ रहे कि नहीं? तो इनके कहने का मतलब, अगर कमजोर हो तो सामने वाले को ये प्रतीत नहीं होना चाहिए कि तुम कमजोर हो, ठीक है। और इसी में कहा गया है कि एक प्रजा के हित में राजा का हित है, ठीक है ना। शासन वो नहीं जो राजा के लिए अच्छा हो, शासन वो जो प्रजा के लिए अच्छा हो, हितकर हो। ये नहीं कि नहीं आपने जो नियम बनाए, आपने जो कानून बनाए वो केवल आपके लिए बेहतर है, लेकिन अब उसमें प्रजा क्या है? संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो वो नियम कानून वो सारे के सारे जो आप बनाए हैं वो सबका सब क्या है? निरर्थक है, व्यर्थ है। आपकी प्रजा खुश होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि जब इनकी सेना, इसमें विभिन्न प्रकार के टैक्सों की बात की गई है। टैक्स भी बहुत ज्यादा लिया जाता था, ऐसा नहीं कि कम लिया जाता था, लेकिन इतने तरीके से लिया जाता था कि लोगों को बाहर पता नहीं चलता था। जब सैनिक युद्ध करने जाते थे तो पूरे गांव से जहां जहां से वो सेना गुजरती थी वहां वहां लोगों से क्या किया जाता था? थोड़ा थोड़ा चीजें, राशन हो गया, तेल हो गया, दाल हो गया, भैया थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। तो वो थोड़ा थोड़ा जो मिलता था वो ज्यादा इकट्ठा हो जाता था, तो कहीं ना कहीं राजकोष से जो है कि क्या हो जाएगा भाई? कम लगेगा ना। और आचार्य चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी प्रधानमंत्री के पद पर, इतना बड़ा साम्राज्य था, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति कभी भी 1 रुपए राज्य का निरर्थक यूज नहीं किया। एक बार एक चाइना का व्यवसायी आया उनसे मिलने के लिए, वो अपनी कुटिया में बैठ करके काम कर रहे थे। तो जब वो आया, राज्य में पता लगा भैया प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं क्योंकि बड़ा नाम सुने हैं चाणक्य का, उनसे मिलने के लिए उसने इच्छा जाहिर की। तो उनको एक सैनिक आया, कहे चलिए लेके चलते हैं, उनके पास ले गया। महल से काफी दूर पर उन्होंने एक कुटिया बनाई थी, वो एक कुटिया में निवास कर रहे थे। और वहां पर जब ये पहुंचा तो ये दीपक जला करके काम कर रहे थे आचार्य चाणक्य। उन्होंने इस दीपक को बुझा दिया और दूसरा वाला दीपक जला दिया। उसने पूछा कि साहब ये बताइए, आपने एक दीपक बुझाया और दूसरा दीपक जला दिया, प्रकाश तो वहीं देता है, कोई तो अलग दिया नहीं इसमें। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि साहब ये जो दीपक था ये मुझे राज्य की तरफ से मिला है, इसमें राज्य का पैसा लगा हुआ है, इसलिए जब मैं राज्य का काम करता हूं तब मैं उसको जला के काम करता हूं। आप मुझसे व्यक्तिगत मिलने आए हैं, तो जो ये वाला है ये मेरे पैसे का है। सोच लीजिए, दीपक का तेल तक वो खर्च नहीं करते थे अपने ऊपर। उन्होंने कहा कि साहब ये बताइए, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सारी सुख सुविधाएं मिल रही, फिर भी आप एक कुटिया में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य का मंत्री या उसके वर्कर या उसके अधिकारी झोपड़ी में रहेंगे तब उसकी प्रजा महलों में रहने लायक होगी, और जब उसके अधिकारी ही महल में रहेंगे तो उसकी प्रजा सदैव कहाँ रहेगी? झोपड़ी में ही रहेगी। उसका अर्थ पता ही नहीं चलेगा उसको कि उसका दर्द होता क्या है। आप देखते हैं कि आज वर्तमान समय में भारत में गरीबों का मसीहा जो बनते हैं, गरीबों का कल्याण करने के लिए जो गरीबी के उसी समाज से उठेंगे, कुछ दिन बाद वो सबसे अमीर हो जाएंगे और वहां की जनता क्या होती है? गरीब का गरीब ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सत्ता में आए पूरा पावर अपने हाथ में लेकर के अपने हिसाब से सारी चीजें क्या करने लगते हैं? यूज करने लगते हैं, और उस जनता को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 15 अधिकरण है उसमें वो सारी चीजें लिखी गई हैं जिस तरह से शासन प्रशासन को संचालित करना चाहिए।
ठीक है ना। इसमें ये नहीं दिखाया गया है कि हाँ इसमें एक तरह का कह दीजिए कि नहीं हाँ भैया ये कमजोर हैं, दुखी हैं, तो इनके साथ ये भेदभाव करिए, ये सब कुछ नहीं। जो कठोर है उस नियम को पालन करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ केवल बस चलिए वैसे चलते रहिए। अगर राज्य चलाना है, राज्य को संचालित करना है, तो एक नियम कानून के तहत होना चाहिए। ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग आ जाएंगे मेगास्थनीज की इंडिका में, और इंडिका में किन किन चीजों का वर्णन है, मौर्यकालीन समाज के बारे में है, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में है, उसको थोड़ा सा हम लोग और विस्तृत देख लेंगे। ठीक है ना। तो आज इतना रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मार दीजिए।